आज मैं मोदी सरकार के खोखले वादे और हकीकत का विश्लेषण करूंगा। कृपया अंत तक बने रहें। नमस्कार, आदाब। मैं मीर रिजवान, सहरसा, बिहार से। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्षगांठ है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी मोदी की सरकार के सफलताओं को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की जनता को संबोधित करते हैं। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रमुख तौर पर उन्होंने 370 धारा हटाना, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून और सिटीजन अमेंडमेंट कानून सीएए की बात कही। उन्होंने कहा, हम अपना आज भी खुद बनाएंगे और भविष्य भी खुद बनाएंगे। उन्होंने आत्मनिर्भर रहने की बात कही। देश की जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना से उत्पन्न स्थिति संभल रही है। दूसरे देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर हुई है और किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि 9 करोड़ 50 लाख किसानों को मदद करते हुए सभी के खाते में 72,000 रुपये भेजा गया है। अब सवाल यह उठता है कि अपने देश के 9 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 72,000 रुपया दिया गया, तो उन्हें मिला क्यों नहीं? आज ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी किसानों से आप पूछेंगे, क्या आपको केंद्र की सरकार के द्वारा 72,000 रुपये खाते में मिला क्या? तो इसका बेहतर जवाब देश के किसान ही देंगे। हम समझते हैं कि अगर केंद्र की सरकार देश के किसानों के लिए चिंतित होती तो देश के किसान मजबूर होकर आत्महत्या नहीं करते। मैं बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र राजनपुर से संबंध रखता हूं और यहां के किसानों की वर्तमान जो समस्या है वह यह समस्या है कि किसानों ने जो अनाज उपज किया था, उस अनाज का जो कीमत है उसके आधे से भी कम कीमत दाम पर कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इसकी जांच करवा ले। आपने अपने उपलब्धियों में जो प्रमुख उपलब्धियां गिनवाई है उसमें 370 धारा हटाने, राम मंदिर निर्माण, सिटीजन अमेंडमेंट कानून प्रमुख है। क्या आपके लिए बेरोजगारी प्रमुख नहीं है? आपके लिए किसानों की बदहाली प्रमुख नहीं है? आपके लिए भुखमरी प्रमुख नहीं है? आपके लिए सद्भाव प्रमुख नहीं है? आपके लिए गरीबी प्रमुख नहीं है? आपके लिए महंगाई प्रमुख नहीं है? कांग्रेस की सरकार में जब पेट्रोल और गैस की कीमतों में थोड़ा सा भी उछाल आता था तो आपके नेता सड़क पर आकर नौटंकी दिखाते थे। आज पेट्रोल की कीमतों में और गैस की कीमतों में आग लगी हुई है। महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे सामान्य लोग काफी परेशान होते हैं। आज वह लोग केंद्र की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं या बैठी हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो लोग खामोश हैं। कहां गया उनकी वह नौटंकी? आज बाबा रामदेव कहां छुपे हुए हैं, जो बात बात में उछल कर कहते थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पेट्रोल 35 रुपया लीटर होगा? कहां गए अन्ना हजारे जी, जो बात बात पर अनशन पर बैठ जाते थे? आज देश का संविधान खतरे में है, फिर भी अन्ना हजारे जी किस गुफा में बैठे हुए हैं? बात की जाए मोदी जी के वादे और हकीकत की, तो 20 लाख करोड़ रुपये मेरे सपने में भी नहीं आता। आपने वादों का पुल तो जरूर बनाया है, लेकिन हकीकत में यह दूर दूर तक नजर नहीं आता। आपने जीएसटी लागू किया, आपने नोटबंदी कर देश की जनता को परेशानियों में डाला। आपने नोटबंदी किया और उनका मुख्य उद्देश्य बताया कि आतंकवादी घटनाएं बंद होगी, नक्सलवादी घटनाएं बंद होगी, देश का काला धन वापस आ जाएगा। तो आप बताइए, क्या आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई? क्या नक्सलवादी घटनाएं बंद हो गई? क्या देश का काला धन वापस आ गया?
देश की जनता सब समझती है। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वर्तमान समय में देखें तो यह हालात है देश का कि हमारे शिक्षित नौजवान करोड़ों की तादाद में बेरोजगार हो गए। मुझे याद है कि जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब हमारे गृह जिला सहरसा आए थे तो उन्होंने सहरसा वासियों को संबोधित करते हुए फिल्मी अंदाज में कहा था कि 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़, जाओ 1.25 लाख करोड़ दिया हमने। लेकिन आज 5 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी सहरसा वासी 1.25 लाख रुपए का जो सपना है उन्हें रोज आता है। तो आपके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। हम समझते हैं कि आज जेपी नड्डा जी को आज देशवासियों के बेरोजगारियों पर चर्चा करनी चाहिए, महंगाइयों पर चर्चा करनी चाहिए, किसानों के बदहाली पर चर्चा करनी चाहिए, भूखमरी पर चर्चा करनी चाहिए। आज देश के प्रवासी मजदूर भाई लाखों करोड़ों की तादाद में अपने घर पैदल जाने को मजबूर हैं। जब हम लोग सोशल मीडिया पर तस्वीर को देखते हैं तो मन विचलित हो जाता है। जब एक देश की बेटी अपने विकलांग पिता को लेकर 1400 किलोमीटर साइकिल से घर पहुंचती है, जब देश का छोटा बच्चा अपने पिता को रिक्शे से लेकर हजारों किलोमीटर दूर घर पहुंचते हैं, देश की वह बेटी जो प्रेग्नेंट के हालात में भी हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर है, आज अफसोस तो तब होता है जब मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर भूख प्यास के कारण मरी हुई मां को उसका नवजात बच्चा उठाने की कोशिश करता है। तब मेरा अंतरात्मा कहता है कि केंद्र की सरकार निकम्मी सरकार है, तानाशाही सरकार है। उन्हें सिर्फ वोट की राजनीति करनी आती है। उन्हें देशवासियों से, देश के गरीबों से, देश के मजदूर किसानों से, देश के शिक्षित बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर देश के भोली भाली जनता को गुमराह कर वोट का ध्रुवीकरण करने आता है। सत्ता की लालसा इन्हें ऐसा है कि वह लाशों के ढेर पर भी सत्ता को पाना चाहते हैं। आने वाले समय में देश की जनता ऐसे सत्ता के लालची लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। और हम समझते हैं कि देश के ऐसे हालात का मुख्य वजह और आधार देश के अधिकतर राजनीतिक पार्टियां हैं। आज राजनीति में वह लोग जनप्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिनके प्रतिभा का पैमाना जातिवाद, पूंजीवाद, अवसरवाद और चाटुवाद है। जब तक यह चारों वाद राजनीति से खत्म नहीं होगा तब तक एक स्वस्थ, सुंदर और सशक्त देश का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। देशवासियों से हमारा विनम्र आग्रह है कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से पहले इंसान हैं। हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसलिए आज हम कसम खाएं कि हम जाति और धर्म से ऊपर उठकर सदैव इंसानियत का परिचय देंगे और किसी भी राजनेता और राजनीतिक पार्टियों के दिए हुए नकारात्मक विचारों का विरोध करेंगे। आप सभी देशवासियों को मैं मीर रिजवान सहरसा बिहार से दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।